अच्छा बेटा, ये आपका पेपर है वेरिएंट 3, पेपर 2 वेरिएंट 3, जिसके अंदर एक बहुत ही अजीब सा नमूना टाइप सवाल पूछा हुआ है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट ना करता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। बट इसको जरा समझिएगा। क्या कहता है? कहता है जी, सेमीकंडक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सच एज स्मार्टफोन्स। सेमीकंडक्टर एक रॉ मटेरियल है जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में यूज होता है, जैसे कि स्मार्टफोन हो गए और चीजें हमारे पास हो गई। It has been estimated that the price elasticity of supply for semiconductors is 0.2 in the short run and 0.8 in the long run. देखो, जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, हम लोगों ने चैप्टर पीईएस का पढ़ा था, तो हमने एक चीज को समझा था कि जो आपकी पीईएस होती है, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में इलास्टिक हो जाती है। रीजन बीइंग कि शॉर्ट रन में रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम होती है, शॉर्ट रन में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं। बट लॉन्ग रन में जाके आपके पास पैसा आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है, रिसोर्सेज वेरिएबल हो जाते हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में इलास्टिक होती है। बट यहां पर एक मसला ये चल रहा है कि वो शॉर्ट रन में भी इनइलास्टिक है और वो लॉन्ग रन में भी इनइलास्टिक है। बट हाँ, एक डिफरेंस है कि लॉन्ग रन की पीईएस पहले के मुकाबले में ज्यादा है। वो 0.2 थी, ज्यादा इनइलास्टिक थी। ये 0.8 है, कम इनइलास्टिक है, लेकिन इनइलास्टिक अभी भी है। Explain what these estimates mean for producers of smartphone that use semiconductor and consider the significance of the long run estimate। कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये जो एस्टिमेट्स आपके पास गिवन है, 0.2 एंड 0.8, प्रोड्यूसर के लिए इनके क्या मायने हैं। पहली चीज ये पूछ ली। साथ में मुझे ये बताओ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉन्ग रन एस्टिमेट, कि लॉन्ग रन में जाके ये कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्या चीज आइडेंटिफाई कर रहा है। तो AO3 जो आपका है वो तो जाएगा इस बेसिस पे। AO3 तो इस बेसिस पे जाएगा, सिग्निफिकेंस के बेसिस के ऊपर, कि यार ये क्या हमारे लिए क्या चीज सजेस्ट कर रहा है, क्या बताता है। लॉन्ग रन वाली बात ये थी कि लॉन्ग रन में जब एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, तो लॉन्ग रन में ये कहानी होती है कि आपकी जो पीईएस है वो इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि आपके पास ओवरऑल रिसोर्सेज आ जाती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके वेरिएबल हो जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर खदीजा की मार्क्स स्कीम आ गई है मेरे पास। वेरी गुड खदीजा, आपका पार्ट 1 तकरीबन ठीक ही है, बेहतर है। सर वेयर टू सबमिट द लास्ट, बेटा व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना के भेजे। सही है, अब बात सुनिएगा। अब वो कहता है कि भाई मुझे ये बताओ, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 में वो आपसे पूछता है कि यार ये जो आपको पीईएस दी हुई है ये क्या है, प्रोड्यूसर से किस तरह पता चल रहा है कि भाई पहले ये थी फिर ये हो गई, और मुझे इसका सिग्निफिकेंस पता। देखो, कोई भी सवाल जब आपके पास आता है जहां पर वो पीईडी की बात करे, इलास्टिक की बात करे, इन इलास्टिक की बात करे, पीईएस की बात करे, वाईडी की बात करे, एक्सईडी की बात करे, हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग हमेशा आप उस चीज को डिफाइन करके करोगे। यानी कि अगर यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात हो रही है, तो आप स्टार्ट करेंगे बाय डिफाइनिंग व्हाट पीईएस इज, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। आप यहां पर इस तरह से स्टार्ट करो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिफाइन करने के बाद आपने उसका बताना है फॉर्मूला, फिर आपने बतानी है वैल्यूज, और फिर आप बताएंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द केस, जहां पर वो 0.8 और 0.2 की बात कर रहा है, जहां पर वो 0.8 और 0.2 की बात कर रहा है, उस हिसाब से हमारे पास दोनों केसेस में इनइलास्टिक है, लेकिन लॉन्ग रन में कम इनइलास्टिक है, शॉर्ट रन में ज्यादा इनइलास्टिक है। अब यहां पर देखो जरा किस तरह स्टार्ट हो रहा है। आपने पीईएस डिफाइन किया, आपने बताया भाई किस तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस चल रही है, आपने फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर लेस देन 1 है तो इनइलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक है। अकॉर्डिंग टू बोथ टाइम पीरियड्स, शॉर्ट रन में 0.2 चल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा इनइलास्टिक है, लॉन्ग रन में 0.8 हो गई जो कि कंपैरेटिवली इलास्टिक है, बट स्टिल है वो भी इनइलास्टिक ही। ठीक है, तो आपने इस तरीके से उसको बताया। आपने डायग्राम बना दी इनइलास्टिक वाली, और आपने बता दिया कि देखो भाई शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में इनइलास्टिक चल रही है। यहां पर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। किस चीज के? नॉलेज के। नॉलेज के आपने यहां पे 3 मार्क गेन कर ली।
अब AO2 पे आओ। AO2 में हमें डिफरेंसेस बताने हैं कि शॉर्ट रन में आपकी 0.2 क्यों है, लॉन्ग रन में 0.8 कैसे हो गई। तो बेटा इसके पीछे आपको मल्टीपल रीजंस देने पड़ेंगे। पहला रीजन क्या हो सकता है, शॉर्टेज, ये मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ। शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, भाई हो सकता है कि आपके पास सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो, सप्लाई इतनी ज्यादा अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से लॉजिकल सी बात है कि अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम फिनिश गुड फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए बनाना डिफिकल्ट हो सकता है, सही। दूसरा आपने बता दिया जी कि स्मार्टफोन का आउटपुट गिरना शुरू हो गया, यानी कि जब आपके पास इनपुट नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे। और क्योंकि बहुत ज्यादा इनइलास्टिक है, तो अगर प्राइसेस ज्यादा से भी बढ़ती हैं तो क्वांटिटी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी। इस तरीके से आपने गेम को एक्सप्लेन करना। फॉर 0.2 शॉर्ट रन वाला केस, हम लोग ज्यादा इनइलास्टिक से कम इनइलास्टिक हो रहे हैं, तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होगी। हो सकता है कि आपकी शॉर्टेज गिर गई हो, यानी कि अब जो आपके पास सेमीकंडक्टर हैं वो ज्यादा अवेलेबल है। ज्यादा अवेलेबल होंगी तो फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, रिसोर्सेज फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगी। तो अब आप थोड़ा सा इलास्टिक कैटेगरी में जाना शुरू हो गए। तो जब ज्यादा सेमीकंडक्टर होंगे, ज्यादा स्मार्टफोन बनेंगे, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्राइसेस जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले मसला क्या था कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, तो जब बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी तो बहुत ज्यादा प्राइस भी होती थी, ठीक है। और जब आपके पास प्राइसेस, अब जाहिर सी बात है, स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी तो स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। अली से पूछ रही सर AO2 में नहीं आएगा, हाँ हाँ AO2 में ही आएगी डायग्राम। वो बस मैंने यहां पर लिख दिया, जगह नहीं थी नीचे लिखने की तो मैंने ऊपर लिख। तो आपने ओवरऑल डिफरेंसेस बताने हैं भाई इनके। ये फाइल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल कहानी चल रही है, जहां पर आपने .2 और .8 का डिफरेंस बता दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक किसी को कोई परेशानी है। अब आओ AO3 पे। AO3 में हमने सिग्निफिकेंस बतानी है कि जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं कि यार ये किस तरीके से आपके ओवरऑल प्रोडक्शन को इंप्रूव करेगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हिसाब से। तो शुरू में तो आपने उसको यही बताया कि देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हम और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते गए, हमारी सप्लाई इलास्टिक होती गई है। शॉर्ट रन में तो बहुत ही ज्यादा मसला था, लॉन्ग रन में थोड़ा सा हमें फायदा होना शुरू हो गया, ठीक है। विच कैन कॉज शॉर्टेज, शॉर्ट रन में शॉर्टेज आ सकती है, प्राइसेस बढ़ सकती हैं। हाउ एवर इन द लॉन्ग रन, जब आप टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हो, आप इनोवेशन पे फोकस कर रहे हो, तो आपकी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। इससे आपके मुल्क में जो शॉर्टेज वाला मसला है, एक तो वो शॉर्टेज वाला मसला भी हल होगा। अभी इन द लॉन्ग रन सप्लाई फुल्ली तरह इलास्टिक नहीं हुई। क्यों फुल्ली तरह इलास्टिक नहीं हुई, क्योंकि वो अभी भी लेस देन वन है। तो लेस देन वन है, इसीलिए फुल इलास्टिक अभी भी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। तो लॉन्ग रन आपके लिए इसलिए फायदेमंद होता है कि वो आपको आपकी औकात को बढ़ाता है, क्योंकि जब रिसोर्सेज आती हैं औकात बढ़ेगी। लेकिन अभी भी अकॉर्डिंग टू द केस, जब आपकी पी 0.8 है, हम अभी भी 100% प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इस तरीके से आपको अपनी जजमेंट बतानी पड़ेगी। सर डायग्राम इज स्टीप ग्राफ टू लेस स्टीप ग्राफ एंड डिमांड, डिमांड कर्व थोड़ी बनाना है बेटा। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है फातना, परफेक्टली इनइलास्टिक कब होती है, जब पीईएस जीरो होती है। क्या पीईएस जीरो है, 0.8 0.2 ऐसे है। लॉन्ग रन में इस केस के हिसाब से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि रिसोर्सेज अभी तक भी सही तरह आपके पास जो है ना वो नहीं आई। रिसोर्स की शॉर्टेज अभी भी है, बट पहले के मुकाबले में कम है, इसीलिए लॉन्ग रन में भी आप इनइलास्टिक लेके चल रहे हैं। समझे भाई, कोई प्रॉब्लम। बेटा ये मैं आपको भेज दूंगा ना फाइल पूरी, तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, अभी बस आप समझती रहे चीजों को। ये मैं इफ्रा की मैंने खोली भी है मार्क्स की, लेकिन बहुत छोटी लिखी हुई है आपने, लेकिन चले खैर। सर हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी नीड इन एन 8 मार्कर, बेटा देखो पॉइंट का तो गेम ही कोई नहीं होता। अगर आप AO2 की बात कर रही हैं तो AO2 में आप तीन चीजें बता सकती हैं, तीन बता देंगी तो बहुत है। अब आए इसके पार्ट बी पर। पार्ट बी क्या कहता है,
कहता है assess the likely effect on resource allocation of a continuing increase in demand for semiconductors। कहता है कि यार अगर, बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके वेरिएंट में नहीं आते, वेरिएंट 2 में इस तरह के मुश्किल क्वेश्चंस टेस्ट नहीं होते, वेरिएंट 3 का आएगा। अच्छा वो पार्ट बी में बोलता है कि यार रिसोर्स एलोकेशन का मुझे बताओ, रिसोर्स एलोकेशन का मुझे बताओ कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो उसमें हम लोग कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। देखो जब रिसोर्स एलोकेशन की बात आती है तो बेटा ये बात कर रहा है एफओपीज की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। और अगर डिमांड को वो साथ में लिंक कर रहा है यानी कि वो मार्केट इक्विलिब्रियम को साथ में लिंक कर रहा है। मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म में आपको 3 फंक्शन सिखाए गए थे। एक होता है सिग्नलिंग फंक्शन, एक होता है रैशनिंग फंक्शन, एक होता है इंसेंटिव फंक्शन। क्या फर्क होता है तीनों में। सिग्नलिंग फंक्शन सीधा सीधा मेरे प्रोड्यूसर को सिग्नल देता है कि यार मार्केट में डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ गई है, तो यू नीड टू सप्लाई मोर, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है, ये सिग्नलिंग फंक्शन। रैशनिंग फंक्शन क्या होता है। रैशनिंग फंक्शन के अंदर जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो कंज्यूमर जो कि बढ़ी हुई प्राइस पे खरीदने को तैयार नहीं होता वो मार्केट से बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं कि वो कंज्यूमर मार्केट से रैशन आउट हो गया, निकल चुका है। इंसेंटिव फंक्शन क्या होता है। इंसेंटिव फंक्शन होता है कंज्यूमर का या प्रोड्यूसर का रिवॉर्ड। भाई कंज्यूमर के लिए इंसेंटिव क्या होगा, कम प्राइस पे सामान मिले। प्रोड्यूसर के लिए इंसेंटिव क्या होगा, ज्यादा प्राइस पे सामान बिके, तभी इंसेंटिव होगा ना आपके पास। तो आपने यहां पर तीनों फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है और आपने ओवरऑल उसके हिसाब से डिस्कशन करनी है डायग्राम बनाकर। अब यहां पर आओ, क्या किया जी आपने। सर इट डजेंट मैटर विच वेरिएंट दिस, नहीं नहीं सेम डिफिकल्टी नहीं होती। वेरिएंट 3 की डिफिकल्टी और 1 की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है जी। रिसोर्स एलोकेशन क्या है, इसका मतलब ये कि आप किस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को डिवाइड कर रहे हैं कंट्री के अंदर, सही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप किस तरीके से जो है ना वो लेके चल रहे हैं। अमाल बेटा आपको फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको वापस से बता देता हूँ सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है। अगर डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी, आपकी प्राइस बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा कि भाई प्राइस बढ़ रही है और सप्लाई करो। अगर प्राइस कम हो रही है तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा कि सप्लाई कम कर दो, ये सिग्नलिंग फंक्शन होता है। इंसेंटिव फंक्शन होता है कि प्रोड्यूसर को फायदा कहां पर है, कंज्यूमर को कहां पर फायदा है। अपनी बात करो, आप अभी क्लास में बैठे हुए हो, आखिर कुछ चीजें समझ आती होंगी तभी बैठे हुए ना क्लास में, यानी कि आपका कोई ना कोई इंसेंटिव जुड़ा हुआ है मेरे साथ, तभी तो आप क्लास में बैठ रहे हैं। अगर आपका इंसेंटिव ना होता तो आप क्लास में ना बैठते, समझे। तो कंज्यूमर के लिए इंसेंटिव कब है, जब उसकी सेटिस्फैक्शन अच्छी हो, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, कम प्राइस पे उसको अच्छा सामान मिल जाए, समझे। अच्छा अब यहां पर देखो, लैंड लेबर कैपिटल रिसोर्स एलोकेशन आपने बता दिया। उसने बोला कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो आपने बता दिया जी डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है, और आपने तीनों फंक्शन को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। रैशनिंग फंक्शन क्या है, ये वाला, कि देखो मार्केट में पहले शॉर्टेज हो रही थी, शॉर्टेज के बाद कंज्यूमर लोग निकलना शुरू हुए क्योंकि प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई, तो वो कंज्यूमर जो बढ़ी हुई प्राइस पे खरीदने को तैयार नहीं है वो मार्केट से बाहर आ गया। तो आपने रैशनिंग फंक्शन को पूरा बताया, आपने इंसेंटिव फंक्शन को पूरा बताया कि भाई कंज्यूमर को कहां पे इंसेंटिव होता है, जब प्राइसेस कम होती हैं। अब यहां पर क्योंकि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर का इंसेंटिव है कि प्रोड्यूसर ज्यादा बेचने की करेगा, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, टेक्नोलॉजी पे खर्चा करेगा, ज्यादा लेबर लेके आएगा, फैक्ट्री पे खर्चा करेगा, वगैरह वगैरह। सिग्नलिंग फंक्शन क्या है कि भाई प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलता है जब मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होती है, तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करता है, ये आपकी सिग्नलिंग फंक्शन है। तो शुरू में तो आपने इन तीनों को बता दिया कि ये होते क्या है। फिर आपने बताना है कि यार क्या ये सिग्नलिंग, रैशनिंग और इंसेंटिव फंक्शन उतने ज्यादा आपके लिए लॉजिकल होते हैं मार्केट में, क्या ये आपके लिए उस तरह से फायदा देते हैं जिस तरीके से हम लोग बुक में पढ़ते हैं। तो अब यहां पे देखो, however the extent to which resource allocation will be distributed depends upon, पहली बात availability of raw material। भाई मार्केट में डिमांड ज्यादा है मोबाइल फोन की, मार्केट में मोबाइल फोन की डिमांड ज्यादा है, बट डू आई हैव इनफ रिसोर्सेज या डू आई हैव इनफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस मोर मोबाइल फोन्स। पहला प्रॉब्लम आ गया ना भाई।
ठीक है। सेकंड सुनो, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। भाई मैं मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ने के चांसेस हैं। अगर उसने बोला कि आप लोगों के पास सेमीकंडक्टर कम है, आप उन पे और मेहनत कर रहे हो और खर्चा कर रहे हो और मशीन लेके आ रहे हो, तो आपका खर्चा भी तो बढ़ रहा है ना, आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। ये बात कौन बताएगा भाई? ये भी तो मसला है। टाइम लैग, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो फौरन से कभी भी प्रोडक्शन नहीं होती। गवर्नमेंट लॉस, बेटा बात सुन, जब मैं मोबाइल फोन बनाऊंगा, प्लास्टिक का काम कर रहा हूं, मेटल का काम कर रहा हूं, पोल्यूशन भी तो होगी। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ लगा दिया कि आप इतनी पोल्यूशन कर सकते हो, उतनी पोल्यूशन कर सकते हो, इतनी नहीं कर सकते, तो मैं तो फंस गया ना, मैं तो रगड़े में आ गया, मैं तो मसले में आ गया। एनवायरमेंटल लॉज यहाँ पर ये आते हैं। प्लस क्योंकि वो रिसोर्स एलोकेशन के लिए बात कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर टीपीसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं कि भाई हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, यार जो खर्चा मैं एक जगह पर लगा रहा हूँ, मैं किसी और जगह पर लगा सकता। हाँ जी, ऐसा ही है हमारा, समझे? तो इसके रिलेटेड यहां पर एक पैराग्राफ लिख के दिया हुआ है आप लोगों को, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में, जब मैं फाइल भेजूंगा तो आप लोगों को चीजें समझ आना शुरू हो जाए। अब इवैल्यूएशन पे आओ, AO3 पे, कि यार अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव होगी, उससे ये सवाल था। तो आप देखें जरा, एन इंक्रीज इन डिमांड, इससे क्या होगा कि आपकी रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव तो होगी, लेकिन कैसे होगी? कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो फर्म्स विल बी इनकरेज टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है ना? इससे क्या होगा कि इससे आपकी सप्लाई बढ़ेगी, इससे आपके मुल्क में शॉर्टेज कम होगी। हाउ एवर, आपकी सप्लाई शॉर्ट रन में भी इनइलास्टिक थी, ठीक है? तो यानी कि हम रिसोर्सेज को फौरन से स्विच नहीं कर सकते। जब फौरन से स्विच नहीं कर पाओगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो डिमांड कैसे फुलफिल करोगे? इन एडिशन, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए आपको प्रॉपर इनपुट, स्पेशलाइज इनपुट चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। तो यार जब ये चीजें आपको ज्यादा चाहिए होंगी तो आपकी सप्लाई इतनी इंप्रूव भी नहीं होगी, समझे? और यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, कि यार यही पैसा जो आप सेमीकंडक्टर पे लगा रहे हैं, यही पैसा आप कहीं और लगा देते। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे हम लॉन्ग रन में बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ये इंप्रूव होता रहेगा, लेकिन इसके अंदर टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा, अवेलेबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास यहाँ पर नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। कैन मार्केट और गवर्नमेंट डोमिनेट मार्केट इन्फ्लुएंस द हाउएवर पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन? गवर्नमेंट की डोमिनेंस की आप बात कर सकती हैं, गवर्नमेंट की डोमिनेंस की आप बात कर सकती है, मार्केट तो वैसे भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई ही इनइलास्टिक है, समझी? कोई मसला बेटा इस क्वेश्चन में? मुश्किल था, मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कभी नहीं करता, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तुरम खान ना बनना, तुरम खान मत बनना, अवॉइड करना, आसान क्वेश्चन की तरफ जाना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेरिट गुड एंड व्हाई गवर्नमेंट प्रोवाइड मेरिट गुड्स सच एज हेल्थ केयर फ्री ऑफ चार्ज। बेटा यहां पर रुक जाओ। कहता है जी मेरिट गुड क्या होता है, मेरिट गुड्स क्या होता है? बेटा जो भी टीचर आपको ये बोलते हैं ना मुश्किल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या करो, उनसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं दुनिया में, ठीक है? आपको कोई जरूरत नहीं है। तो हमें भी, जब मैं भी पढ़ता था, स्टूडेंट था, तो हमें भी ये बातें सिखाई जाती थी कि मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसका थ्रेशोल्ड गिरता है, कोई भी बच्चा वो अटेम्प्ट नहीं करता तो तुम्हारे ग्रेड आ जाएगा। ये सब जाहिलाना बात है, इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है? वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिससे आपकी जिंदगी तो एटलीस्ट सुकून में हो। बेटा केस का मतलब बस आपको केस से ही लिंक करना है। अगर छोटा सा केस आपके पास गिवन है तो आप ऊपर केस से लिंक करके अपना आंसर लिखेंगे, वो फिर एप्लीकेशन के अंदर जाना शुरू हो जाती है बात। खैर, जो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा था, मैंने कहा था यहां तक रुक जाएं, क्या था? एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेरिट गुड एंड व्हाई गवर्नमेंट प्रोवाइड मेरिट गुड सच एज हेल्थ केयर फ्री ऑफ चार्ज। मेरिट गुड क्या होता है, मेरिट गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? मेरिट गुड अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस, अंडर एलोकेटेड होता है, ये आपका है AO1 नॉलेज। गवर्नमेंट मेरिट गुड क्यों प्रोवाइड करेगा, रीजन क्या है प्रोवाइड करने के? कि जब गवर्नमेंट मेरिट गुड प्रोवाइड करेगा या हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, तो वो बन जाता है पब्लिक गुड एक तरीके से।
पब्लिक गुड क्या होता है? नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस। और वो क्यों प्रोवाइड करेगा? ताकि गरीबों को भी उतना ही बेनिफिट मिले जितना अमीरों को मिलता है, इक्विटी पैदा हो मुल्क में, हर बंदे को बराबरी मिले। तो बेटा ये क्या बन गया आपका? AO2। 3 मार्क इधर, 3 मार्क इधर। ये क्यों सक्सेसफुल नहीं होगा? 2 मार्क इधर। क्यों सक्सेसफुल नहीं होगा भाई? लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है। क्वालिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या पता क्वालिटी बेकार हो, समझे? लोगों के पास नॉलेज ना हो, समझे? तो इस तरीके से आपने अपने आंसर को डिवाइड करना है, समझे? अब यहां पे आ जाओ। मैरिड गुड क्या होता है? मैरिड गुड की आपने सारी की सारी कहानी यहां पर बता दी है। फ्री राइडर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट जब पब्लिक गुड देती है तो गवर्नमेंट को पता ही है ना कि फ्री राइडर आते हैं। ये तो सिर्फ प्राइवेट वालों के लिए होता है। बट सर वन क्वेश्चन, हेल्थ केयर बेटा वो तो है, लेकिन मैं पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था, मैं जनरली पब्लिक गुड की अवेयरनेस दे रहा था एग्जामिनर। भाई मेरिट गुड क्या हुआ? लैक ऑफ अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन फेलियर, अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। ये आपने डायग्राम बना दी, आपने उसको हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दिया, यहां तक आपकी नॉलेज खत्म हो गई। बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल। पब्लिक गुड जब गवर्नमेंट दे रही है, जब गवर्नमेंट आपको हेल्थ केयर दे रही है, तो गवर्नमेंट के हेल्थ केयर देने से वो बन जाएगी पब्लिक गुड। सकीना की मार्क्स की माई भी है, तो वो क्या बन जाएगी भाई? गवर्नमेंट के ये देने से क्या बन जाएगी बेटा? ये बन जाएगी पब्लिक गुड। ठीक है, पब्लिक गुड बन गया। आपने पब्लिक गुड को डिफाइन कर दिया भाई। नॉन एक्सक्लूडेबल ये होता है, नॉन राइवलरस ये होता है। प्राइवेट सेक्टर नहीं देता क्योंकि वो प्रॉफिटेबल एज सच नहीं होता। गवर्नमेंट क्यों दे रहा है? क्योंकि इससे पब्लिक हेल्थ बेहतर होगी, डिजीजेस नहीं फैलेंगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी, और पुअर पीपल जो हैं उनके पास एक्सेस होगा हेल्थ केयर का, इक्वल एक्सेस आएगा, इक्वालिटी आएगी, इन इक्वालिटी आपके मुल्क में कम हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह वगैरह। 3 बेनिफिट लिख दो क्यों गवर्नमेंट करता है, मोर देन इनफ है। कोई टेंशन नहीं है ज्यादा लंबी बात करने की। तो ओवरऑल AO1 AO2 तो अब तक बिल्कुल बेसिक जा रहा है। क्या गवर्नमेंट की प्रोविजन से ये हमेशा फायदेमंद होगा? जो मैंने आपको बात बताई, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। क्योंकि असल मसला होता है जहालत का, लैक ऑफ नॉलेज का, फिर गवर्नमेंट की क्वालिटी का। ठीक है, गवर्नमेंट यही पैसा कहीं और लगा सकती है। और खदीजा वाली बात कि सर लिमिटेड होते हैं, हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स लिमिटेड होते हैं, 500 बंदा आके बैठ गया फिर मसला है ना। डॉक्टर्स लिमिटेड हैं, स्टाफ लिमिटेड है, 1000 बीमार आके बैठ गया फिर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी इवैल्यूएशन में कंसिडर कर सकते हैं, एग्जामिनर को बता सकते हैं। जी ओवर कंजम्पशन हो सकती है, जी जी बिल्कुल। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि जब आप फ्री हेल्थ केयर देंगे, नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। कुछ लोग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, हल्की सी छींक भी आएगी, चल भाई अस्पताल पहुंच गए। तो फॉर ग्रांटेड मत लेना। और लैक ऑफ अवेयरनेस के मसले, इसकी वजह से आपके पास जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको लाके दे, एक फायदा आपको यहां पर लाके दे। सर यहाँ कौसाई पब्लिक गुड को कहीं फिट इन कर सकते हैं? बेटा सवाल ही नहीं है कौसाई पब्लिक का। कौसाई पब्लिक तो तब होता है ना जब वो आपसे पूछता कि बताओ क्या ये पब्लिक गुड है कि प्राइवेट गुड है। उसने ये बात पूछी नहीं तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है बताने में। नहीं नहीं नहीं, देखो कोई सवाल जब वो पूछ नहीं रहा तो आपको कोई जरूरत नहीं है बताने की। ठीक है। Therefore, while free provision can increase access, it does not always guarantee effective use or improved outcome. ठीक है, यहां पर आपका कहानी एंड। अब अगर मैं इसके पार्ट बी पे आता हूं, assess whether a charge made for healthcare at the point of use is likely to be more beneficial to consumers and providers than if the healthcare was available for free। बेटा बोलता है कि अगर मैं हेल्थ केयर पे पैसे लगाना शुरू कर दूं तो क्या वो कंज्यूमर और प्रोवाइडर, उसने प्रोड्यूसर नहीं लिखा, उसने बोला प्रोवाइडर, प्रोवाइडर में प्राइवेट भी आ जाता है और हर वो बंदा जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं हेल्थ केयर पे पैसे लगा दूं, चार्जेस लगा दूं, तो क्या कंज्यूमर और प्रोवाइडर के लिए अच्छी बात है या हमें नहीं लगाने चाहिए पैसे? ये सवाल आपका है। तो बेटा आप यहां पर देखिएगा, पहले हमने उसको बताया कि अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उससे क्या है कि भाई मतलब कि वो पैसे दे रहे हैं, सीधी सी बात है। फ्री हेल्थ केयर का मतलब कोई कॉस्ट वगैरह आपको नहीं पड़ रही। लेकिन इस चीज को जरा समझें कि यार अगर आप चार्ज करना शुरू कर देंगे तो उससे बिजनेस में री इन्वेस्ट होगा, गवर्नमेंट के पास फंड्स आएंगे,
आखिर गवर्नमेंट ने जो अस्पताल में स्टाफ रखा हुआ है, डॉक्टर रखे हुए हैं, हेल्पर रखे हुए हैं, उनको पैसे तो देने हैं ना। पैसे कैसे दोगे आप? कुछ कमाओगे तो आप दोगे, समझे? प्राइवेट इदारा अगर चार्ज कर रहा है तो प्राइवेट इदारे को फायदा ये है कि भाई वो अपने बिजनेस में या अपने हॉस्पिटल में री इन्वेस्ट करेगा, बेटर क्वालिटी मशीन्स लेके आएगा, बेटर डॉक्टर्स लेके आएगा, बेटर नर्सेज लेके आएगा, बेटर स्टाफ लेके आएगा, समझे? तो फायदा क्या है? फायदा क्या है चार्ज करने का? रिड्यूसेस ओवर यूज ऑफ हेल्थ केयर। वही वाली बात है कि स्कैर्सिटी नहीं होगी। हर बंदा उठ के अस्पताल नहीं आएगा छोटी छोटी बीमारियों के लिए। जाहिर सी बात है, जब अगर फ्री मिलता तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती, वेटिंग टाइम बढ़ता, हॉस्पिटल पे प्रेशर आता। अब जब पैसे लग जाएंगे तो इस चीज से आप बच गए, इस परेशानी से आप बच गए। रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जिससे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्वालिटी ऑफ बेड्स पे, क्वालिटी ऑफ मशीन्स पे, इन चीजों पे। गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन कम डालता है क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट के पास पे टैक्स रेवेन्यू से सारा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा ना। तो ओवरऑल हमारे पास ये चीजें आ रही हैं। ठीक है जी। सही है खदीजा, मैंने पढ़ लिया आपके मोटिवेशन फॉर एजुकेशन एज पीपल पेड। नहीं नहीं, ये जो तीसरा आपने बेनिफिट लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस पर रिलाई नहीं करेगा। गवर्नमेंट को पता है कि यार यहां से भी इनफ्लो आएगा, तो गवर्नमेंट फिर खुद जो है ना चीजों को करना शुरू कर देगा। फिर क्या लिखा हुआ है? ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक यहां पर क्या है? कि जाहिर सी बात है कि यार जो गरीब बंदा है, बिल्कुल ही बेचारा जो गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए इनक्वालिटी ऑफ इनकम आना शुरू हो जाएगी। डिस्करेजेस नेसेसरी ट्रीटमेंट। नेसेसरी ट्रीटमेंट का मतलब कि यार वो बंदा जिसको बहुत अर्जेंट नीड है ट्रीटमेंट की और वो बेचारा फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो तो मर गया ना। हायर लॉन्ग टर्म कॉस्ट, मतलब कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार कौन जाएगा अस्पताल, छोटी सी तो बीमारी है, कौन जाके पैसे लगाएगा। और फिर वो चीज आगे जाके बड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इस तरीके से लोग कतराएंगे ट्रीटमेंट के लिए। और अगेन अंडर कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड, जाहिर सी बात है जब आप चार्जेस लगा देंगे पहले ही, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो कम बिकता है, लोग कम खरीदते हैं, तो फिर अंडर कंजम्पशन तो आपके पास आना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ मसले मसाइल बेटे आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। एक और लिखा हुआ है, रिड्यूस प्रिवेंटिव केयर एंड वर्स पब्लिक हेल्थ। लोग बीमार रहेंगे, हेल्थ केयर खराब रहेगा, आवाम जो है वो ढीली पड़ जाएगी, काम सही से नहीं हो पाएगा, मुल्क पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब यहां पर 4 से 5 बेनिफिट्स, 4 से 5 ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। आप 3 बेनिफिट और 3 ड्रॉबैक लिख लो बस, ज्यादा नहीं। 3 बेनिफिट 3 ड्रॉबैक मोर देन इनफ है, कहानी एंड हो जाएगी। अब इवैल्यूएशन क्या है? चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बेटा पहले तो देखो, मैंने अब अगेन कंपैरिजन करना है ना, तो जो बेनिफिट और जो ड्रॉबैक आपने ऊपर नहीं लिखा होगा, जो छोड़ दिया होगा, उसको आप अपने इवैल्यूएशन में डाल देंगे। पहले आप बताएंगे कि भाई फायदा क्यों होगा, क्योंकि एफिशिएंसी वगैरह बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो प्रोड्यूसर्स विल बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर, टू प्रोवाइड मोर ऑफ दिस सर्विस। हाउ एवर इनइक्वालिटी, लो इनकम, गरीबों का जो है वो मसला होना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग रन में आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और ये कितना इफेक्टिव होगा ये डिपेंड करता है लोगों की इनकम पे, कि यार हम कितनी चार्जेस रखें। बहुत ज्यादा फीस रख देंगे डॉक्टर की, बहुत ज्यादा प्राइस रख देंगे, तो यार फिर तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बहुत कम फीस रखेंगे तो अगेन वही वाली बात है कि लोग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। तो देयरफॉर चार्ज करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, बट आपको जरा देखना पड़ेगा कि आपके मुल्क के ओवरऑल हालात क्या हैं, मुल्क में क्या कंडीशंस चल रही हैं। उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गई है बेटा बात सारी? बातें क्लियर हैं? बेटा आपके मुल्क में हॉस्पिटल की क्या प्राइस होनी चाहिए, ये तो आप मुल्क के हालात देख के ही बताएंगे ना। अगर जैसे मैं दुबई की बात करूं, सऊदीया की बात करूं, वहां पर मेडिकल फीस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वहां पर लोग अमीर हैं। पाकिस्तान में अगर मैं डिस्पेंसरी जो है, जो एक इमरजेंसी होती है, अगर मैं इमरजेंसी की फीस 1000 रुपए रख दूं, तो क्या लोग इमरजेंसी में जाएंगे? तो पाकिस्तान के हिसाब से पैसे रखे जाएंगे ना, 300 रुपए, 400 रुपए, समझे? तो उस हिसाब से फिर इमरजेंसी की फीस होती है। ठीक है जी, चलें। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह मैक्रो शुरू कर रहे होंगे। रिवीजन करना शुरू कर दो मैक्रो का। जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज।